नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। लालू यादव ने ये जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर देते हुए लिखा कि अब से पार्टी और परिवार में तेज प्रताप की किसी भी प्रकार की कोई भूमिका नहीं रहेगी। उन्होंने एक्स पर लिखा कि निजी जीवन में नैतिक मूल्यों की अवहेलना करना हमारे सामाजिक न्याय के लिए सामूहिक संघर्ष को कमजोर करता है। ज्येष्ठ पुत्र की गतिविधि, लोक आचरण और गैर जिम्मेदाराना व्यवहार हमारे पारिवारिक मूल्यों और संस्कारों के अनुरूप नहीं है। इसीलिए उपरोक्त परिस्थितियों के चलते उसे पार्टी और परिवार से दूर करता हूं। अब से पार्टी और परिवार में उसकी किसी भी प्रकार की कोई भूमिका नहीं रहेगी। उसे पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया जाता है। लालू यादव ने कहा कि अपने निजी जीवन का भला बुरा और गुण दोष देखने में वह स्वयं सक्षम है। उससे जो भी लोग संबंध रखेंगे वो स्व विवेक से निर्णय लें। आरजेडी प्रमुख ने आगे लिखा कि लोक जीवन में लोक लाज का सदैव हिमायती रहा हूँ। परिवार के आज्ञाकारी सदस्यों ने सार्वजनिक जीवन में इसी विचार को अंगीकार कर अनुसरण किया है। आपको बता दें कि इससे पहले आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव के फेसबुक अकाउंट से एक पोस्ट किया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तेज प्रताप यादव ने शनिवार को एक पोस्ट कर ऐलान किया था कि वो अनुष्का यादव नाम की लड़की के साथ 12 साल से रिलेशन में हैं और वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। हालांकि देर रात उन्होंने एक और पोस्ट किया कि उनका सोशल मीडिया अकाउंट हैक हो गया था और उन्हें बदनाम करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। तेज प्रताप ने कहा कि उनकी तस्वीरों को गलत तरीके से एडिट किया गया। वहीं अब अनुष्का यादव के साथ वायरल वीडियो के बाद तेज प्रताप यादव को पार्टी से बाहर किया गया है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बीवीआर सुब्रमण्यम के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। दरअसल बीवीआर सुब्रमण्यम ने कहा था कि भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के आंकड़ों का हवाला देते हुए ये बयान दिया था। अब कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने इस रिपोर्ट पर तंज कसते हुए समाचार एजेंसी ANI से कहा कि प्रति व्यक्ति आय पर बात कर लें, अमीर और गरीब के बीच बढ़ती खाई के बारे में बात करें। कांग्रेस नेता ने मध्यम वर्ग का हवाला देते हुए कहा कि जो EMI देने के संघर्ष से जूझ रहा है उसके बारे में बात कर लें, MSME सेक्टर की बात करें। उन्होंने कहा कि 45 साल का जो बेरोजगारी का रिकॉर्ड टूटा है उसके बारे में बात करें, तो फिर हमें समझ में आएगा कि आपके चमक दमक वाले आंकड़ों का प्रभाव आम आदमी पर भी पड़ रहा है। पवन खेड़ा ने कहा कि यह कहना तो ठीक है कि हम इस देश या उस देश से आगे बढ़ गए, लेकिन देशवासियों से तो पूछिए कि वे कितना आगे हैं और कितना पीछे हैं। भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी PVR सुब्रमण्यम ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के आंकड़ों का हवाला देते हुए इसकी पुष्टि की है। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 10वीं बैठक की प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सुब्रमण्यम ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के आंकड़े तक पहुंच गई है। BVR सुब्रमण्यम ने कहा कि मैं जब बोल रहा हूं तब हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। मैं जब बोल रहा हूं तब हम 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था हैं और यह मेरा डेटा नहीं है, यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का आंकड़ा है। उन्होंने कहा कि आज भारत जापान से बड़ा है, केवल अमेरिका, चीन और जर्मनी ही उससे बड़े हैं और योजना के अनुसार हम आगे बढ़ते रहे तो अगले 2.5 से 3 सालों में हम विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। सुब्रमण्यम ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026 में GDP करीब 4187.017 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। यह जापान के संभावित GDP से थोड़ा अधिक है, जिसका अनुमान 4186.431 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। सुब्रमण्यम ने कहा कि भारत एक ऐसे चरण में है जहां यह बहुत तेजी से विकास कर सकता है, जैसा कि पहले कई देशों ने किया है। अयोध्या से समाजवादी पार्टी सांसद अवधेश प्रसाद ने नीति आयोग की बैठक पर ANI से बात करते हुए कहा कि आज़ादी को इतना समय बीत चुका है, लेकिन आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे कई देशवासी ऐसे हैं जिनके पास रहने के लिए आवास, खाने के लिए भोजन नहीं है। जब तक हमारे देश का एक एक व्यक्ति संपन्न ना हो जाए तब तक वे नीति आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार नहीं करता। भाजपा के शासनकाल में हमारी अर्थव्यवस्था में जो अपेक्षित सुधार होना चाहिए था वह नहीं हुआ। भारत के जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने पर
आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा कि मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह जमीन पर उतरा है, क्या इसका आम आदमी पर कोई असर हुआ है। संविधान के अनुच्छेद 39 क्लॉज सी में आय समता की बात कही गई है। ऐसा माना जा रहा है कि अगर अर्थव्यवस्था समावेशी नहीं है तो आर्थिक मील के पत्थर का जश्न मनाना अच्छा नहीं है। आरजेडी नेता ने कहा कि आम नागरिक को अर्थव्यवस्था तब बेहतर समझ आती है जब तरक्की और खुशहाली हर घर तक पहुंचे। भूख सूचकांक का क्या होगा, समावेशी विकास के सूचकांक पर हम कहां पर हैं, आय की असमानता इतनी क्यों बढ़ रही है, ये सारी चीजें एक साथ चलनी चाहिए। गजा में शांति और द्विराष्ट्रीय समाधान के मुद्दे पर रविवार को स्पेन में कई अरब और यूरोपीय देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक होने जा रही है। इस बैठक में सऊदी अरब, मिस्र और तुर्की के अलावा कई देश शामिल होंगे। स्पेन ने इस बैठक को गजा में हो रही मानवीय तबाही को समाप्त करने के लिए बातचीत को प्रोत्साहित करने की एक कोशिश बताया है। इस सम्मेलन का उद्देश्य क्षेत्र में युद्ध विराम लाने में मदद करना है। इसमें मानवीय सहायता को गजा पहुंचाने की अनुमति देना और इसराइल के बंधकों की वापसी शामिल है। गौरतलब है कि स्पेन लंबे समय से इसराइल का कड़ा आलोचक रहा है। हमास की कैद से छूटकर इसराइल पहुंची महिला नामा लेवी ने बताया है कि इस्राएली बंधकों को जल्द छुड़ाना होगा, उन्हें वहां जान का खतरा है। तेल अवीव में भीड़ को संबोधित करते हुए लेवी ने कहा कि गजा में कैद के दौरान उन्हें सबसे अधिक इस्राएली हवाई हमलों से ही डर लगता था। जब भी कोई विस्फोट होता था तो लगता था कि अब वह मर जाएंगी। उन्होंने बताया कि वह सिर्फ इसलिए बच गई क्योंकि वह जिस कमरे में कैद थी उसकी दीवार नहीं गिरी। वहीं इस्राएली सेना ने कहा है कि वह उन रिपोर्टों की समीक्षा कर रही है जिसमें कहा जा रहा है कि उसके हवाई हमले में एक ही परिवार के 9 बच्चों की मौत हो गई। इस्राएली सेना ने कहा कि उसका एक विमान घटना के समय उस क्षेत्र में संदिग्धों को निशाना बना रहा था। लाइबेरिया का एक मालवाहक जहाज केरल के तट के नजदीक डूब गया है। भारतीय तटरक्षक बल और भारतीय नौसेना ने एक संयुक्त अभियान में जहाज के चालक दल के सभी 24 सदस्यों को बचा लिया है। तटरक्षक बल ने रविवार को एक्स पर अपनी पोस्ट में बताया कि इस जहाज पर 640 कंटेनर लदे हुए थे, जिनमें से 13 कंटेनरों में खतरनाक सामान और 12 कंटेनरों में कैल्शियम कार्बाइड भरा हुआ था। बयान में आगे बताया गया कि इसके अलावा जहाज के टैंकों में 84.44 मीट्रिक टन डीजल और 367.1 मीट्रिक टन फर्नेस ऑयल था। इसके कारण अब पर्यावरण को नुकसान पहुंचने की आशंका है। भारतीय तटरक्षक बल ने एक बयान में बताया कि 25 मई की सुबह MSC ELSA-3 तेजी से झुककर पलटा और डूब गया। इस अभियान में चालक दल के 21 सदस्यों को भारतीय तटरक्षक बलों ने और 3 सदस्यों को INS सुजाता ने बचाया है। मन की बात के 122वें एपिसोड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है, आक्रोश से भरा हुआ है, संकल्पबद्ध है। आज हर भारतीय का यही संकल्प है कि हमें आतंकवाद को खत्म करना है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सेना ने जो पराक्रम दिखाया उसने हर हिंदुस्तान का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया भर में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को नया विश्वास और उत्साह दिया है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य मिशन नहीं है, यह हमारे संकल्प, साहस और बदलते भारत की तस्वीर है। हमारे जवानों ने आतंक के अड्डों को तबाह किया, यह उनका अदम्य साहस था और इसमें शामिल थी भारत में बने हथियारों, उपकरणों और टेक्नोलॉजी की ताकत। उसमें आत्मनिर्भर भारत का संकल्प भी था। इस अभियान के बाद पूरे देश में वोकल फॉर लोकल को लेकर नई ऊर्जा दिख रही है। प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात के 122वें एपिसोड पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि देश के मन की बात यह है, अगर आपने सेना को सिर्फ 2 से 3 दिन और दिए होते तो बहुत कुछ हासिल किया जा सकता था। पीएम के मन में डर है और यह डर उन्हें डोनाल्ड ट्रंप को जवाब देने से रोकता है। कांग्रेस नेता ने कहा कि देश के मन की बात यह है कि किन परिस्थितियों में युद्ध विराम की घोषणा की गई। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.